नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार और शनिवार के बाद रविवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस हफ्ते मैंने जिनकी कुंडली चुनी है उनका नाम राम प्रधान है। मतलब ये इस आईडी से मेरे यहाँ कमेंट करते हैं, लेकिन इन्होंने अपना नाम ठाकुर लिखा है। दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, 7 अगस्त 1989। ये दुर्गापुर वाले ठाकुर जी, पर सब जगह के ठाकुर जी एक ही होते हैं और वो चाहे कहीं के भी हों, पर हर जगह के ठाकुर जी की लीलाएं अलग अलग होती हैं और वो हर जगह अलग अलग रूपों में नहीं तो हाँ ही विद्यमान होते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, ये आज ही बना रहा हूं और आज ही आपको मिलेगा। मतलब आज का कार्यक्रम मैं बनाता हूं जैसे कि एक दिन पहले बना लेता हूं, पर ये कार्यक्रम आज ही बन रहा है और आपको आज ही मिल रहा है। राम प्रधान जी, आपने मुझे कुछ सवाल पूछे हैं और कमेंट में आप लोगों ने बहुत अच्छे, करीब 500 550 से ज़्यादा के कमेंट आए हैं कल के बैनर पे। अगर नहीं बना था, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, पर फिर भी ठीक होने का प्रयास कर रहा हूँ कि ठीक है, महसूस करना आवश्यक होता है, नहीं करने पे गड़बड़ हो जाती है बातें। इनके सवाल, जैसे सबसे पहले इन्होंने सवाल पूछा है कि मेरी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करिए, ये इनका पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि इष्ट देव कौन है, बता देता हूँ। देखिए, आपकी कुंडली में अगर इष्ट देव कैसे जाना जाए, इस पे मैंने 3 अलग सीरीज बना रखे हैं, 3 अलग कार्यक्रम बना रखे हैं। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट को चेक किया करिए। दर्शकों की कुंडली है या महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम है, उन लोगों को जरूर जाकर के चेक करिए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। हाँ, बता देता हूँ। 2 तरीके मैंने बताए थे, 3 तरीके बताए थे। एक स्वप्न में, जो आपको जिसके स्वप्न सबसे ज्यादा आते हैं वो आपका इष्ट हो सकता है। और दूसरा, आपकी कुंडली में पंचम भाव पे जिस भाव के अधिपति की स्थिति बनती है, जैसे यहाँ पे गुरु की राशि बनी है, तो कुछ ज्योतिष गण जो हैं वो पूर्वाचार्य के मत से पंचम भाव के अधिपति को ही इष्ट देव मान लिया जाता है। पर जैमिनी ज्योतिष के अंतर्गत जो ग्रह आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह सिद्ध होता हो, जैसे आपकी कुंडली में जो ग्रह सर्वाधिक अंश के साथ उपस्थित हो, जैसे इनकी कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री के साथ जो ग्रह उपस्थित है वो शुक्र उपस्थित है, 23 डिग्री के। और वही शुक्र नवांश कुंडली में देखिए कहां बैठे हैं। शुक्र जो है वो बैठे हैं यहाँ पे स्वग्रही 7 नंबर की राशि में। तो इसके ठीक पीछे वाले भाव में देखिए कन्या राशि बनी है और यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा नहीं है। तो जहां पे आपकी लग्न कुंडली का सर्वाधिक डिग्री वाला ग्रह नवमांश कुंडली में जहां बैठा हो, उसके ठीक पिछले भाव में जो अंक बना हो, उस भाव के अधिपति ही आपकी कुंडली के इष्ट होते हैं या आपके लिए इष्ट का काम कर सकते हैं। आपको उनकी आराधना करनी चाहिए। समझ में आ गई होंगी चीजें, इष्ट कैसे निकालना होता है। या फिर अगर मान लीजिए यहां कोई ग्रह बैठेगा तो वो ग्रह आपकी कुंडली में इष्ट के रूप में काम करने लगेगा, उस ग्रह के अधिपति। संपूर्णतया तो मैंने यही बात बताई थी कि जो अंक यहां लिखा हो वही आपकी कुंडली के उस भाव के अधिपति जो होंगे वही आपकी कुंडली के इष्ट होंगे। इसका मतलब कि आपकी कुंडली में आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, जैसा मैंने तस्वीर में भगवान जी की जो है वो तस्वीर लगाई है, गण के ईश। ठीक है, ये पहला सवाल। दूसरा, आपने मुझसे पूछा है स्वास्थ्य और धन की स्थिति कैसी रहेगी। सवाल का उत्तर, धन भाव के अधिपति लग्न में, यह धन योग, धन के कारक धन भाव के दूसरे अधिपति की, मतलब दूसरी राशि में अकेले बैठे, थोड़े कमजोर, राहु से दृष्ट, पर मिथुन राशि को देख रहे हैं, इस वजह से सामान्य स्थिति होगी। धन के अधिपति बुध जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं मघा नक्षत्र के 9 डिग्री पे। मघा नक्षत्र के अधिपति केतु जन्म कुंडली में लग्न में ही अपने ही नक्षत्र के बैठे हैं। अब उस पे धन भाव के अधिपति पे राहु की दृष्टि, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन, लेकिन अथाह धन का मालिक बनाने वाला। पर विलंब का योग नहीं लगेगा क्योंकि चंद्रमा धन भाव में बैठे हैं। क्योंकि राहु कई बार कंफ्यूज भी करते हैं या कई बार आपके दिमाग में कई सारे क्षेत्र उभार करके सामने ला देते हैं, जहां पे व्यक्ति को कई क्षेत्र दिखने लगते हैं, यहां से भी कमा लूं, यहां से भी कमा लूं, इधर से भी धन कमाया जा सकता है, पर उसमें सटीकता नहीं होती है। प्रचुर मात्रा में धन के योग बनेंगे, पर एक बहुत अच्छी बात है जो आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं, गुरु से चंद्रमा का केंद्र में होना, ये धन योग बनेगा। और जन्म कुंडली में धन योग कितने बने हैं, तो धन भाव के अधिपति का लग्न में बैठना और लग्न के अधिपति का 12वें जाना,
कर्क राशि में सूर्य कभी भी खराब नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। नौकरी से धन देने के प्रमाण देते हैं। और लग्न में ही बुध का बैठना, बुध के साथ मंगल का, क्रिएटिविटी व्यक्ति के अंदर होती है। वो क्रिएशन या खुद के कुछ नए कर्म से जो कुछ नया बनाना चाहता है उसके साथ जुड़ करके वो धन कमा सकता है, पर वो बात अलग है। चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं, धन भाव में शुभ ग्रह की राशि का बनना और शुभ ग्रह का बैठना। अब यहां पे आपको ये चेक करने की बात होगी कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी बन रही है। जैसे सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जो स्थिति बना करके बैठे हैं उसके आधार पर चंद्रमा शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के हो रहे हैं, और वस्तुतः यहां वो चंद्रमा धन भाव में पापक ग्रह की भूमिका में होंगे, क्योंकि शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह नहीं होते। इसका मतलब व्यक्ति को खुद का कारोबार करना होगा या प्राइवेट सेक्टर से जुड़ करके व्यक्ति धन कमा सकता है। एक बात मैंने और भी कही, सरकारी क्षेत्र सूर्य कर्क राशि में, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा लग्न से संबंध अवश्य बना रहे हैं। कारण, क्योंकि जन्म कुंडली में वहां के अधिपति जहां चंद्रमा बैठे हैं वो बुध लग्न में बैठे हैं। क्योंकि ये बात निर्भर करेगी कि आपकी कुंडली का चंद्रमा जहां बैठा है उस भाव के अधिपति कहां बैठे हैं, तो उस भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं। तो यानी कि चंद्रमा और बुध का संबंध धन का बना, एक दूसरे से द्विद्वादश के संबंध में बने पर धन के योग से निर्मित हो रहे हैं, धन के योग के निर्माता बन रहे हैं। इस वजह से ये अच्छी बात होगी। पराक्रमेश का लग्न में जाना ये आपको पराक्रमी बनाएगा और हठी बनाएगा। चतुर्थ भाव के अधिपति का लग्न में आना और वापस मंगल को इस भाव को देख लेना ये भी अच्छा माना जाएगा सुख समृद्धि के मामले में। पंचम भाव के अधिपति का पंचम को देखना ये धनी योग होगा, तो ये भी अच्छी बात होगी। छठे भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में पंचम में जाना ये आपको ऋण से युक्त रखेगा, इस वजह से देने लेने से थोड़ा बचना चाहिए। हालांकि लग्न में मंगल हैं और जन्म कुंडली में वो सिंह राशि के शत्रु के नहीं मित्र की राशि में बैठे हैं। नवांश कुंडली में भी वो लग्न में ही बैठे हैं और बुध के साथ, और यहाँ पे भी लग्न में ही बैठे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति ऋण का लेन देन कर सकता है थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ। मतलब आप शेयर वगैरह से भी काम अपना चला सकते हैं, छोटे पैसे, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि चंद्रमा के पास बल कमजोर है। कमजोर कैसे है? वो पक्ष बल से कमजोर है, क्योंकि चंद्रमा को बल प्राप्त होता है। अभी मैं आपके दूसरे सवाल का उत्तर दे रहा हूं, धन भाव वाला। तो चंद्रमा को बल प्राप्त होता है उसके पक्ष के बल से। उसको एक अतिरिक्त बल जरूर मिला हुआ है गुरु से केंद्र में आने के कारण, लेकिन राहु गुरु को देख ले रहे हैं पांचवी दृष्टि से, इस वजह से थोड़ी बहुत राहु में कमजोरी भी, गुरु में कमजोरी भी आएगी। राहु ठीक है क्योंकि अपनी राशि के बैठे हैं, तो ये अच्छी बात होगी। राहु ने मंगल, केतु, बुध, शुक्र सबको प्रभावित किया हुआ है, गुरु को भी प्रभावित किया है, तो ये एक अच्छी बात है। तो बुरी भी बात है। बुरी कैसे है? क्योंकि वो उग्रता देंगे, आपको मूढ़ बुद्धि का बनाएंगे और खर्चीला बनाएंगे। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर हो सकती है, थोड़ी सी कमजोरी होगी। और सरकारी नौकरी के क्षेत्र एक लेवल पे बनती है पर वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हो पाता। आप उसमें बहुत कम या कम बार सफल होते देखे गए, या बहुत कम सफलता के योग बन रहे हैं। तो क्षेत्र जो है वो व्यापार से ही आ रहा है, अपना खुद का कारोबार। यहां की बात, यहां पे बात मैंने करी। सप्तम भाव के अधिपति का सप्तम को देखना, व्यापारिक दृष्टिकोण, और राहु का वहां बैठना, व्यापारिक लाभ। शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव है जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे। कई जगह से और कई सारे कृत्य करके इधर उधर से भी आप करके पैसे कमा सकते हैं, और वो बताऊंगा उस सवाल के उत्तर पे। अष्टम भाव के अधिपति का तृतीय में जाना या 3 नंबर की राशि में बैठना, या अष्टम भाव में 12 नंबर की राशि का बैठना, ये आपके रिसर्च के क्षेत्र को कमजोर करता है और कई बार व्यक्ति पहुंच करके कमजोर हो जाता है। या अष्टम भाव के अधिपति का एकादशवें भाव में बैठना दारिद्र दोष भी पैदा करता है। इस वजह से भी कई बार आपको कम पैसों पे नौकरी करनी पड़ती है, या कई बार आरंभ थोड़ा मशक्कत से युक्त रहता है जीवन का, मतलब जो कार्य क्षेत्र होता है उसको। नवम भाव के अधिपति का लग्न में जाना, भाग्यशाली योग, मित्रवत होकर के बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात। अति मित्रता का भाव रहेगा क्योंकि सूर्य निकटस्थ होकर के बैठे हैं। दशम भाव के अधिपति का लग्न में आना, लक्ष्मी संपन्न, ये सबसे ज्यादा बढ़िया। और एकादशवें भाव के अधिपति का लक्ष्मी योग बनाना, महाभाग्यशाली महाधनी योग बनाना, मतलब टोटल यहां से और यहां से ये 3 जो क्षेत्र बने हैं वो बहुत ही अच्छे बन रहे हैं, इसका मतलब है। और एक बड़ी अच्छी सूत्र की बात बताऊं तो धन भाव में चंद्रमा का बैठना कभी भी जातक को धनहीन नहीं बनने देता। आरंभ थोड़ी दिक्कत से हो सकती है क्योंकि कुछ और भी मायने बदल रहे हैं। नवांश कुंडली में गुरु का स्वग्रही होना, व्यापार यहां भी ठीक है। राहु के साथ शुक्र का बैठना यहां भी ठीक है, आपको यहां भी बहुत अच्छे तरीके से देखने में आ रही हैं चीजें। यहां भी चंद्रमा स्वग्रही, मतलब स्वग्रही बहुत बढ़िया, और यहां भी शनि
हालांकि यहां पे जो स्थिति बनी है वो शनि और सूर्य की परिवर्तन वाली बन गई है। यहां पे दो परस्पर शत्रु ग्रहों का आपस में परिवर्तन कर लेना बहुत ही ज्यादा श्रेयस्कर और श्रेष्ठ लाभ देने वाला हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो शनि सूर्य की राशि में और सूर्य शनि की राशि में, उसके ठीक पीछे उसके मित्र बैठे हैं स्वग्रही होकर के, तो कम से कम तृतीय भाव का बल बढ़ेगा, यानी कि व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ करके भी अपना व्यवसाय चला सकता है और काम कर सकता है। यानी कि धन भाव ठीक देख रहा हूं, थोड़ी बहुत कमजोरी होगी। हालांकि ये अभी भाव जो चल रहा है आपकी कुंडली में ये बहुत अच्छा चल रहा है, अभी दशा भी आपके अनुकूल ही चल रही है। 2032 तक आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं समझता हूं इंतजार करने का वक्त आपके पास नहीं है। अगला सवाल, कौन सा रत्न धारण करें? गुरु की दशा चल रही है, गुरु आपकी कुंडली में उच्चाभिलाषी हैं, नवांश कुंडली में स्वग्रही हैं, दशमांश कुंडली में भी जन्म कुंडली में वो मित्र की राशि में है और राहु स्वग्रही होकर के उनको देख रहे हैं, सूर्य से निकटस्थ हैं, किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, राहु एकमात्र हैं जो गुरु को हर बार प्रभावित कर रहे हैं। झूठ मत बोलिएगा, चोरी चकारी मत करिएगा, धन श्रेष्ठ स्थिति से जाकर के कमाइएगा, धर्म को धारण करके रखिएगा और कभी भी बुरे लोगों के साथ संगति मत करिएगा। गुरु में राहु अंतिम दशा में आएंगे 2029 से लेकर के 32 तक, तब तक थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी। उस दौरान आपके जीवन का सबसे टफ टाइम हो सकता है, पर अभी तो मैं समझता हूं कि 2029 तक तो बहुत अच्छा आप कमा लेंगे। जो 2029 में टफ टाइम होगा उसको आप निकाल लेंगे यूं ही। इसका मतलब है कि आप गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं। बाकी के अन्य चार्ट में भी गुरु की स्थिति में अच्छी देख रहा हूं, जैसे हाँ सची में आप निसंदेह ये रत्न धारण कर सकते हैं, गुरु का रत्न पुखराज, दाहिने हाथ के तर्जनी उंगली में, गुरुवार को। कौन सा व्यवसाय करें तो सबसे अच्छा होगा? खाने पीने की सामग्री की दुकान या कपड़ों से संबंधित कारोबार, या दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली के आधार पर जो बात बनती है वो कपड़ा सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा, वस्त्र, मटेरियल, टेक्सटाइल का कारोबार आपकी कुंडली में बड़ा अच्छा रहेगा। उसके बाद खाने पीने की सामग्री, ये दो चीजें ही मैं आपको बताऊंगा, बाकी ज्यादा चीजें नहीं। आप जो है वो स्कूल से जुड़ करके भी कोई कारोबार अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित भी अगर कोई कारोबार करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इंटरनेट से जुड़ करके अगर कोई कारोबार करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर है? अगला सवाल इन्होंने पूछा है कि शेयर बाजार में निवेश करें या नहीं? बहुत कम, मध्यम, क्योंकि चंद्रमा के पास बल कम और सूर्य बाहर बैठे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। पिता के धन को बचाने का प्रयास ज्यादा करिए। क्या मैं लग्जरी लाइफ जी पाऊंगा? हाँ जी पाएंगे। लग्न में शुक्र जो बैठे हैं और राहु तो देख भी रहे हैं, पर मैं समझता हूं कि वो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैंने जो जैकेट पहना है ना, ये आपको बताऊं, ये जो जैकेट है ये सर्दियों वाली है, गर्मी के लिए मैंने अलग से नहीं खरीदे। तो क्या फर्क पड़ता है? आपको कौन सा पता चलता है मैंने सर्दी वाले जैकेट पहने हैं या गर्मी वाले पहने हैं? आउटफिट आपका नहीं बताता आप कितने बुद्धिमान हैं, वो सिर्फ बाहर का दर्शन कराता है, और वो मैं नहीं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैं नहीं समझता, हो सकता है किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, क्योंकि अगर महत्वपूर्ण होता तो निसंदेह विवेकानंद जी कभी भी गेरुआ नहीं पहनते, कुछ और भी पहन करके वो शिकागो चले जाते। आइए अगली कुंडली पे आता हूँ, अगले सवाल पे आता हूँ। क्या मुझे राजनीति में सफलता मिलेगी? चंद्रमा कमजोर हैं, दशम भाव के अधिपति लग्न में है मंगल और बुध के साथ। आपकी कुंडली के आधार पर मैं जो स्थिति देख रहा हूं उसके आधार पर शनि का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो रहा है, इस वजह से वक्री है। और हालांकि उस पर गुरु का प्रभाव है, दशम भाव के अधिपति से गुरु का कोई संबंध नहीं है, शनि का भी कोई संबंध नहीं बन रहा है। दशम भाव के अधिपति से राहु का संबंध बनना ये एक तरीके से ठीक हो रहा है। राजनीति के लिए सूर्य और चंद्रमा का निकटस्थ होना बहुत ज्यादा मायने रखता है। लेकिन एक अद्भुत बात यह है कि दशम भाव के अधिपति शुक्र के पीछे सूर्य और आगे राहु बैठे हैं, ये आपको इंटरेस्ट जगा सकते हैं, पर वो बहुत ज्यादा नहीं। मतलब इसका मतलब है कि आप किसी संघ से जुड़ सकते हैं, किसी संस्थान से जुड़ करके अपने पहचान पे काम कर सकते हैं। मैं इसमें ना नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा नहीं। मतलब दोनों ही चीजें मैंने 50-50% पे ले जाकर के रखा हुआ है, शेयर बाजार और राजनीति। पर आपकी कुंडली में मंगल के साथ शुक्र बैठे हैं, अपने चरित्र को कमजोर मत करिएगा। और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में जब गुरु में शुक्र और शुक्र में मंगल का प्रत्यंतर आएगा तब आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखना चाहिए। पित्त जनित बीमारियां होती है, पित्त से संबंधित समस्या होती है, गैस्ट्रिक से संबंधित समस्या होती है,
और गुरु में अब तो शनि आएंगे नहीं, पर शनि में गुरु जब आएंगे तब आपको अपने स्वास्थ्य पे, पेट से संबंधित समस्याएं होती हैं, उस पर ध्यान रखना होगा। शनि में शनि, शनि में राहु जब आएंगे तब आपको सावधानी बरतनी होगी। एक बात और बता देता हूं, इस सिंह लग्न की कुंडली के लिए गुरु, सूर्य और मंगल अच्छे होते हैं और आपकी कुंडली के लिए 3 अंक अच्छा रहेगा। रविवार और मंगलवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। दिशा पूर्व अच्छी रहेगी और धन कमाने के लिए आपको उत्तर दिशा की तरफ जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में धन की समस्या मैं नहीं देख रहा हूं। आपकी वाणी अच्छी है, आपका प्रभाव अच्छा है, आपके धन के आगमन के सोर्स बड़े ही सरलतम गति से अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि दशमांश कुंडली में दशम भाव के अधिपति चंद्रमा व्यापार यहां भी कराते देखे जा रहे हैं। यहां पे दशम भाव के अधिपति गुरु व्यापार यहां भी कराते देखे जा रहे हैं। यहां भी दशम भाव के भी अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र यहां भी के अधिपति होते हैं, लग्न में बैठे हैं। व्यापार ही करना होगा। ये कुंडली नौकरी वाली कमजोर है। ये कार्यक्रम छोटा है पर मैंने सिर्फ आपके सवालों के उत्तर दिए हैं और ये मैं सिर्फ इतने में ही इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप तक ये कम से कम पहुंचा सकूं। बाकी के दिनों में और भी चीजें बढ़ा करके बता दूंगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। उपस्थित होना अनिवार्य था, इस वजह से आ गया। मन तो नहीं था, लेकिन नहीं तो लोग बोल देते कि रविवार को आप गप्पा कर रहे हो, उसे छोड़ रहे हैं, इस वजह से आ रहा हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।